नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो अपन इवनिंग क्लास में अपन MCQs ले रहे हैं सेकंड पेपर से संबंधित, वो यहाँ पे आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करके बता देता हूँ। और अगर आपने फर्स्ट पेपर जीके संबंधित सुबह मॉर्निंग वाली 9 बजे वाली क्लास नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुबह 9 AM पर अपन ने जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर जीके संबंधित क्लास ली थी वो आप देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, यहाँ से अपन ने यहाँ पे गेम संबंधित सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, साथ ही में अपन यहाँ पे जनरल क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिससे लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर सीधे सीधे इस प्रश्नोत्तरी से आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने से पहले शेयर और लाइक कर दे क्लास को। जो आपसे वही डेली की रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा दोस्तों, वो अपने यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखना है। एडवांस में आंसर नहीं देना है, जैसे ही क्वेश्चंस का नंबर आया आपको आंसर टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्त, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, यानी कोशिका होती है जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, वो यहाँ पे कोशिका कहलाती है, सेल। तो कोशिका का यहाँ पे ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा, वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत अपने को करते हुए आगे निकलना है। लगभग 150 क्वेश्चन अपने आज की प्रश्नोत्तरी में करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत अपने को आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। फालतू बातों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना है। और समय समय पर जो भी नए दोस्त स्टूडेंट क्लास में जुड़ते हैं क्लास को शेयर करते भी रहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA भी होता है। मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ, खुद का DNA होता है, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्यतः तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है। कोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर की बात कर रहे हैं। कोशिका के अंदर जो जितने भी अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, उनकी अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, तो उनसे संबंधित अपन यहाँ पे तुरंत ऊर्जा युक्त यहाँ पे पदार्थ कौन सा रहता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 2 के अंदर। जो सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है दोस्तों। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कोशिका का ऊर्जा पाई जाती है, जिसे अपन ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। 38 अणु ATP की ऊर्जा होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ATP किसके रूप में, ADP के रूप में अपने को ऊर्जा तोड़ के वापस शरीर को देता है। तो यहाँ पे कोशिका की क्रिया में सामान्यतः तुरंत ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, तो वो ATP के द्वारा मिलेगी। यहाँ पे ये अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ध्यान रखना है, ऊर्जा उत्पादन के लिए है वो कोशिका है, यानी सेल है, वो किसका यहाँ पे उपयोग करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसामल या सुक्रोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, प्रश्न नंबर 3। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज का उपयोग करती है दोस्तों। अब आपको बता दूँ, जो ATP के रूप में ऊर्जा होती है शरीर कोशिका के अंदर, वो यहाँ पे ADP के रूप में अपने को मिलती है। ध्यान रखना है, वो ADP के रूप में वापस शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ग्लूकोज के रूप में टूट के अपने को शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। क्लास को भी शेयर करते रहे, जो भी नए स्टूडेंट दोस्त जुड़ते हैं क्लास को शेयर कर दिया करो। मानव शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द भी दिया गया है, जीवित शब्द है, ध्यान रखना। तो मानव शरीर वो असंख्य मतलब यानी अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है शरीर। तो यहाँ पे इकाइयों से बना, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 4 के अंदर बताना है। चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, मानव शरीर है वो असंख्य यानी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर यहाँ पे बना हुआ होता है। लेकिन वो कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। तो जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ल्यूवेनहोक, ध्यान रखना, ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पे 1665 के अंदर सबसे पहली कोशिका की यहाँ पे खोज की गई थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी, ये अपने को पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवित कोशिकाओं के अध्ययन है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 के अंदर बताना है दोस्तों। और आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे इस 1 घंटे की क्लास के अंदर। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी। जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जीवन की रचनात्मक यानी जीवन की रचना करने वाली, और क्रियात्मक मतलब जीवन को चलाने वाली जो इकाई है वो किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, साथ ही में जीवन की सबसे छोटी इकाई के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटी इकाई प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। साथ ही में ये जीवन की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की है? दोस्तों यहाँ पे एक सेल यानी कोशिका है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था, जब भी थोड़ी देर पहले बताया था, जीवित कोशिका शब्द आ जाए, जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई? तो ल्यूवेनहोक, ध्यान रखना, ल्यूवेनहोक के द्वारा 1674 के अंदर की गई थी, ल्यूवेनहोक के द्वारा जीवित कोशिका। लेकिन सबसे पहले यही प्रश्न पूछ ले या तो मृत कोशिका या फिर सीधा ऐसे ही पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की है। तो प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की थी, वो 1665 के अंदर की गई थी। वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन आपने को यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भाग कोशिका का नहीं है? कोशिका का भाग नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों कोई भी एडवांस में क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर अपने को देना है। एडवांस में क्वेश्चन देकर आप क्लास का सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। क्लास की डिसिप्लिन है उसको बनाए रखें। जो ही क्वेश्चन आपको नंबर आता है क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है, बाकी अपने को एडवांस में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो कौन सा यहाँ पे कोशिका का भाग नहीं रहेगा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और क्रोनोप्लाज्म। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रोनोप्लाज्म है वो ये कोशिका का पार्ट नहीं होता, कोशिका का अंग नहीं होता। बाकी साइटोप्लाज्म जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस केंद्र के नाम से, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी कोशिका षटकोणीय होती है? कौन सी कोशिका है जो षटकोणीय होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। षटकोणीय मतलब इस प्रकार उसकी यहाँ पे लगभग बनावट होती है, वो कौन सी यहाँ पे कोशिका रहेगी षटकोणीय? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर पेशी कोशिका? क्वेश्चन नंबर 9 में बताना दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरोसेल्स के नाम से अपन इसे जानते हैं, न्यूरोसेल्स। तो यहाँ पे वो षटकोणीय होती है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही कोशिका होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो वो तंत्रिका कोशिका न्यूरोसेल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, कौन सी कोशिका का आकार पतला और लंबा होता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी कोशिका है जिसका आकार पतला होता है और लंबा भी होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यहाँ पे सबसे लंबी बात नहीं की जा रही है बल्कि पतली और लंबी की बात की जा रही है। तो वो कौन सी यहाँ पे सेल्स रहेगी बॉडी के अंदर वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है दोस्तों आपको। और सभी दोस्त जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों। आज की एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आप एक भी क्वेश्चन इसमें मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपना निश्चित है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे निश्चित छपेगा, यहाँ पे मिस मत करना है, किसी को भी मिस नहीं करना है क्वेश्चन को। तो प्रश्न नंबर 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेशी कोशिका। शरीर की सब जो पतली और लंबी कोशिका होती है वो पेशी यानी मसल्स यहाँ पे सेल्स होती है, वो अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कोशिका का आकार गोल होता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी कोशिका है जो यहाँ पे गोल होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी कोशिका रहेगी जो गोल होती है?
रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 11 में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों रक्त की कोशिका होती है। जो ब्लड सेल्स होती है, ध्यान रखना है, ब्लड सेल्स वो यहाँ पे गोल होती है, जिसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, इनके जो ब्लड सेल्स होती है वो यहाँ पे गोल होती है। इसे अपन कॉनक्लेव और बाई कॉनक्लेव यानी उत्तल प्रकार और उभयवतल दोनों प्रकार की होती है। जिस प्रकार आरबीसी की बनावट होती है वो उत्तल प्रकार की होती है, यानी अवतल प्रकार की होती है, बाई कॉनक्लेव के अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कार्य है? कोशिका कला की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसका क्या कार्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी दोस्तों कोशिका होती है, कोशिका के ये अपने मान लो कोशिका है, कोशिका के दोनों तरफ बाहर अंदर की तरफ यहाँ पे कोशिका कला पाई जाती है यानी परत पाई जाती है, उसका क्या कार्य होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कोमल संरचनाओं की रक्षा करना, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, कोशिका से विकारों का निष्कासन या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। ये कोशिका की जो अंदर अंग पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कोई, रिक्तिकाएं, उनकी यहाँ पे रक्षा करती है। साथ ही में बाह्य उत्तेजनाएं होती है उनको यहाँ पे ग्रहण करती है और कोशिका के अंदर जो भी बैक्टीरिया विकार आ जाती है उसको निष्कासन बाहर निकालती है। ये अपने को यहाँ पे इफेक्ट यार। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका कला का निर्माण किससे होता है? कोशिका कला है इसका निर्माण यहाँ पे किसके द्वारा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। बताया था दोस्तों मैंने, ये कोशिका होती है, कोशिका की दोनों तरफ यहाँ पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल वॉल कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो इसका यहाँ पे कार्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना। यहाँ पे इसका निर्माण किससे होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 में बताना है। सीधा सीधा देखा जाए तो कोशिका कला या कोशिका का निर्माण है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों के द्वारा है वो कोशिका भित्ति या कला का निर्माण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है? यानी कोशिका है, सेल है, सेल का यहाँ पे मेन पार्ट है, मेन भाग है वो कौन सा रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य या केंद्रक या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 में बताना है दोस्तों यहाँ पे कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मुख्य तो कोशिका को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कोशिका को अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप थ्योरी की क्लास इंपॉर्टेंट देख लीजिए दोस्तों, रिपीट करके, तो इंपॉर्टेंट रहिए, वहाँ से आप सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर दे पाते हैं। तो कोशिका है, कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है कोशिका भित्ति, दूसरी होती है कोशिका द्रव्य और तीसरा होता है केंद्रक। इसमें ही तीनों भागों के नाम दिए गए हैं, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यानी यहाँ पे सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और यहाँ पे न्यूक्लियस। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो कोशिका के मुख्य भाग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, शरीर की कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है। कोशिका, शरीर की कोशिकाओं के मध्य में एक गोलाकार, यानी शरीर की मान लो ये कोशिका हो गई, कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा कोशिका के मध्य में जो गोलाकार संरचना पाई जाती है उसे अपन यहाँ पे केंद्रक यानी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और केंद्रक ही शरीर की सभी कोशिका की समस्त क्रियाओं पर यहाँ पे कंट्रोल करता है। ये भी अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बात याद रखने। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? राइबोसोम, अगर कोशिका के अंदर कोशिका में राइबोसोम नहीं पाए जाए तो फिर क्या होगा वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ध्यान रखना, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका में जितने भी अंग पाई जाती हैं उनमें सबसे छोटा अंग रहेगा राइबोसोम। अगर ये कोशिका के अंदर नहीं पाया जाए तो क्या कार्य संपादित नहीं होगा वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 में बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन है वो इकट्ठी नहीं हो पाएगी क्योंकि कोशिका के अंदर है वो प्रोटीन का कार्य इकट्ठा करने का राइबोसोम को होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे
तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के अंदर, जिसे अपन कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 में रहेगा और सही आंसर रहेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यानी भोजन का ऑक्सीकरण मतलब भोजन का जो चयापचय पाचन उससे संबंधित क्रिया है, भोजन का टूटना है, उससे ऊर्जा मिलती है, वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे अपन पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ये अंदर शरीर की ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करती है, वो अपने क्या पता। मान लो ये कोशिका है, कोशिका को ये रूप हो गया, निश्चित रूप हो गया, ये किसके द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है, वो अपने क्या पे बताना है। ये कोशिका के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं, लेकिन ये कोशिका का रूप हो गया, मान लो ये गोलाकार हो गया, टेढ़ी हो गई, तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति, जिसे अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कोशिका को एक निश्चित आकृति रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो दोस्तों, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है पानी सा चिपचिपा, उसके अंदर जो महीन यानी पतली बारीक जाली झिल्लीदार नियमित नलिकाएं से पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ पे अंतःप्रद्रवी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज यहाँ पे पोर्टर मोदे के द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 20, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, अभी बताया था दोस्तों मैंने, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का इकट्ठा होना, वो कौन से अंग के द्वारा किया जाता है। और सभी दोस्त क्लास में को एक बार शेयर कर दे दोस्तों, नए जो भी स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर कर दिया करो, शेयर करने में कमी ना रखे, सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम। कोशिका के अंदर है वो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य इकट्ठा करने का राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन को राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मैंने बार बार इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे एक होता है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, एक होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, दोनों में फर्क होता है। कोशिका जिस पदार्थ से बनती है उसे तो अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, और कोशिका बनने के बाद उसमें जो अंग पतला द्रव्य पाया जाता है उसे अपन कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। दोनों में अंतर याद रखना है। तो लाइसोसोम होती है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग होता है, जिसे अपन कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। अगर कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया जीवाणु घुस जाता है तो उसको खत्म करने का, मारने का कार्य लाइसोसोम करती है। लाइसोसोम खुद फट जाती है इस कार्य में, इसलिए कोशिका लाइसोसोम खुद भी मर जाती है, इसलिए कोशिका को आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम में 40 प्रकार के, ध्यान रखना, 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से मुख्य एंजाइम रहेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो यहाँ पे बाहर निकलता है और किसको, बैक्टीरिया है उसको यहाँ पे मारता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चंस की व्याख्या पे जरूर ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस की व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। दोस्तों कोशिका के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, वसा, जल या फिर खनिज लवण। प्रश्न नंबर 22 में बताना है दोस्तों ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन साइटोप्लाज्म, इसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैं पहले ही, कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसके अंदर फिर केंद्रक होता है, अन्य अंग पाए जाते हैं। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पानी यानी जल की मात्रा लगभग 90% यहाँ पे जल पाया जाता है कोशिका के अंदर। ये भी अपने क्या फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों, किसने ये मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं में से बने हुए हैं। यानी किसके द्वारा ये अवधारणा बताई गई है कि सभी जीव है वो कोशिकाओं से बने हुए हैं। मनुष्य है, मनुष्य भी असंख्य अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया था।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 में बताना है। उस क्लास को भी शेयर और लाइक करते रहना है दोस्तों। सभी दोस्त जो नए जुड़ते हैं क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 23 से आंसर रहेगा स्लाइडेन व टी स्वान। इसलिए स्लाइडेन और स्वान थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपन कोसावाद के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसे अपन कोसावाद के नाम से भी जानते हैं और स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 24, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी कोय, जिसे अपन गोल्जी यंत्र के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इसका यहाँ पे कार्य क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पे ध्यान रखना है स्त्रावण। स्त्रावण का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पे पदार्थों को लाने और ले जाने का यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, वो यहाँ पे गोल्जी कोय के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? दोस्तों मैंने बताया और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोशिका के अंदर दो ही जो कोशिका है, कोशिका के अंदर अनेक अंग होते हैं, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिकाएँ, गोल्जी कोय, तारका, ये सभी अंग पाए जाते हैं। तो उनमें से सिर्फ कोशिका के अंदर दो ही अंग होते हैं जिनके पास DNA होता है। एक होता है केंद्रक के पास DNA और दूसरा यहाँ पे होता है दोस्तों यहाँ पे केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के खुद पास। ध्यान रखना, दो अंगों के पास DNA होता है खुद का। तो यहाँ पे कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्रक है वो DNA रखता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी DNA होता है, लेकिन वो प्रश्न पूछता है कि कोशिका में कोशिकांग के पास कौन से केंद्र के बाहर किस में DNA पाया जाता है? तो केंद्र के बाहर DNA फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाएगा। क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कोशिका की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका कोशिकीय और आणविक नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 26 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन एजिंग के नाम से जानते हैं। सेल डेथ का मतलब कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो फिर यहाँ पे उसका यहाँ पे कोशिकीय क्या होता है? आणविक और कंट्रोल नियंत्रण होता है, तो वो यहाँ पे एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? भीतरी वलन मतलब जो अंदर की जो बनावट है वो क्या कहलाती है? ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक और ये साइड में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करता है, ऊर्जा को कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भीतरी वलन है वो यहाँ पे क्या कहलाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रिस्टी, मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम्स या फिर माइक्रोसोम्स। प्रश्न नंबर 27 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन ना दे दोस्तों, क्योंकि क्लास का डिसिप्लिन भी अपने को बनाए रखना है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, ये आपकी यहाँ पे मान्यता रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भीतरी वलन है, अंग है, वो यहाँ पे क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे, लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? लाइसोसोम है वो शरीर के अंदर क्या कार्य करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों लाइसोसोम क्या होता है? इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसे अपन सुसाइडल, ध्यान रखना, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ये कोशिका के अंदर अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। यानी कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको खाने का कार्य यानी फेगोसाइटोसिस की क्रिया ये करता है। उसके अंदर फिर भी नहीं मरता है तो खुद अंदर मर के उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये क्या है? ये अपने क्या मान लो कोशिका है, कोशिका की ये बाहरी परत है कोशिका भित्ति के दोनों तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली और अंदर भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों तरफ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, चयनात्मक पारगम्य। कोशिका झिल्ली क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी पारगम्य मतलब आर पार जाने के लिए, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों तरफ जाने के लिए, पदार्थों को आने जाने के लिए रास्ता देती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, जीव द्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना है दोस्तों आपको।
दोस्तों कोशिका सबसे शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, लेकिन कोशिका भी किस प्रकार बनी है, इसका सबसे पहले जो पदार्थ है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के द्वारा बनी हुई है। कोशिका किससे बनती है? जीव द्रव्य से, और जीव कोशिका बनने के बाद शरीर बनता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 सही आंसर रहेगा जे.ई. पुरकंजे मोदे है जे.ई. पुरकंजे, उसके द्वारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि इसको बताना है क्योंकि शरीर सबके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और कोशिका किससे बनती है? वो जीव द्रव्य से बनती है, इसलिए जीवन का आधार क्या हो गया? जीव द्रव्य हो गया, जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये किसने कहा है? प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेक्सले नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देगा दोस्तों यहाँ पे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस दोस्तों, न्यूक्लियस हिंदी में अपन केंद्रक बोलते हैं, इसकी खोज यहाँ पे सर्वप्रथम किसके द्वारा यहाँ पे की गई है? प्रश्न नंबर 32 में बताना दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 32, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस जो 1858 से संबंधित रहेगा, और सही आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्र की खोज की गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है, यानी कोशिका के अंदर जो क्रियात्मक गतिविधियाँ होती है, अंदर की जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक और अंग पाए जाते हैं, उनके अंदर की जो क्रियाएं चलती रहती है उनको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीधा पूछो तो कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर वो कौन होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 में सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका का जो कंट्रोलर मैनेजर होता है वो केंद्रक न्यूक्लियस होता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कोशिका की जो अंदर की सभी क्रियाएं होती हैं उस पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक का होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? गुणसूत्र है दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र की बात कर रहे हैं अपन, वो सर्वप्रथम शब्द है किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों गुणसूत्र, जिसे अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेर मोदे के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ध्यान रखना, वाल्डेर मोदे के द्वारा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी? ये अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका मैंने शुरू में बताया था, दो प्रकार की होती है, एक चिकनी दूसरी खुरदरी। चिकनी के ऊपर क्या पाया जाता है? तो चिकनी के ऊपर ध्यान रखना है यहाँ पे वसा प्रोटीन पाई जाती है, और जो खुरदरी होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। दोनों के अपने फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था पोर्टर मोदरे के द्वारा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका है वो यहाँ पे कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अम्बीबा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और माइकोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 36 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट जुड़े हैं दोस्तों, क्लास को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका माइकोप्लाज्मा होती है वो शरीर की सबसे छोटी यहाँ पे कोशिका रहेगी, सेल रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका के अंदर श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर पावर हाउस का कार्य करता है यानी ऊर्जा का कार्य करता है, साथ ही में श्वसन का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के होती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल पूछा गया है वो किसके मध्य स्थित होता है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, या दो गुर्दे यानी किडनी के मध्य, या इनमें से कोई? सिनेप्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 के अंदर।
अब देखिए दोस्तों, दो तंत्रिकाएं होती है। मान लो ये तंत्रिका है, ये कोई तंत्रिका है, और ये तंत्रिका की कोशिका है जिसे अपन न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी तंत्रिका इस प्रकार, ये इसका एक्सोन निकला हुआ होता है। दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ पे होती है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई मान लो, और इसका भी इस प्रकार न्यूरॉन्स होता है। दोनों जो कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जिस जगह पे आकर मिल रही है उसे अपन सिनेप्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, सिनेप्स। तो यहाँ पे मिल गई दोनों तंत्रिका कोशिकाएं तो सिनेप्स कहलाएगी। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो मिलन स्थल है, मध्य अंतराल, उसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? दोस्तों एक कोशिकीय, अपन यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय, इसमें अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक कोशिकीय जीव है, उसका प्रजनन है, रिप्रोडक्टिव है, वो कैसे होता है वो अपने घर पे बताना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 से आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव होता है, वो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के द्वारा है। कोशिका विभाजन के, सेल डिवीजन अपन बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे प्रजनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरूविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों अपन यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, जो अपन दौड़ लगाते हैं तो थकान आती है, तो अपना कौन सा अम्ल? दुग्धामल, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोलते हैं, वो यहाँ पे मांसपेशियों में आ जाता है। लेकिन बाद में वो क्या करता है, ऑक्सीजन से यहाँ पे क्रिया करके पाइरूविक अम्ल बन जाता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटकर ऊर्जा भी अपने को यहाँ पे देने लग जाता है। तो वो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? प्रश्न नंबर 40, और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये क्रिया होती है, पाइरूविक अम्ल के अंदर यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है वो अपने क्या बताना है। यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, और फिर उसका एकत्रीकरण होता है। बाद में जो शरीर को जरूरत पड़ती है तो ऊर्जा अपने को यहाँ पे मिलती रहती है। प्रश्न नंबर 41 बताना है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 सही आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य, जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, उसके अंदर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट तो आगे प्रश्न नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देगा दोस्तों। यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग है वो कौन सा होता है? मैंने बताया था, शुरू के अंदर बताया था दोस्तों, कोशिका का सबसे छोटा अंग जिसे अपन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। साथ ही में कोशिका का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्रक। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो केंद्रक रहेगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है कोशिका का जिसे अपन पेलेट कण के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम, जिसे अपन प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर पेलेट कण के नाम से भी जानते हैं, जो वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है? जंतु, अब जंतुओं में कोई भी आ सकता है दोस्तों यहाँ पे, चाहे मनुष्य आ जाए, चाहे कोई जानवर आ जाए, तो यहाँ पे उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मैंने अभी जस्ट ही बताया दोस्तों यहाँ पे, सबसे छोटा तो मैंने बताया था राइबोसोम, और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 43 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूक्लियस, यानी केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। तो सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे बड़ा यहाँ पे केंद्रक रहेगा। दोनों फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थों का अंतःग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। यानी पदार्थों का अंतःग्रहण यानी अंदर जाना, कोशिका के अंदर जाना है, वो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा यहाँ पे होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 में बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोसार्टोसिस। ध्यान रखना है, एंडोसार्टोसिस क्रिया कहलाएगी जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन पैकेजिंग सेंटर, कोशिका का पैकेजिंग सेंटर भी मैंने बताया था दोस्तों, क्लास के अंदर खूब बताया मैंने थ्योरी की क्लासों में। आप अगर नहीं देखे तो जाके देख लो एक बार। तो कोशिका के अंदर जो अणु हैं, अणुओं को प्राथमिक पैकेजिंग एरिया वो किसके द्वारा किया जाता है?
प्रश्न नंबर 45 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों गोल्जी उपकरण। जो गोल्जी यंत्र है, गोल्जी उपकरण है, गोल्जी बॉडी है, उसके द्वारा यहाँ पे कोशिका के अंदर पैकेजिंग का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ क्या कहते हैं? जेली मतलब चिपचिपा पदार्थ है, कोशिका का है, कोशिका के अंदर, ये कोशिका हो गई, कोशिका में ये केंद्रक हो गया, साथ ही में इसके चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है। इसे अपन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका की जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वो अपने यहाँ पे होता है। ये कोशिका हो गई, कोशिका में एक केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य और अंग पाए जाते हैं, लेकिन ये बाहर की परत होती है कोशिका की, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? कोशिका द्रव्य के द्वारा यहाँ पे कौन सी क्रिया की जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 48 के अंदर। श्वसन, वृद्धि, चयापचय या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, वो यहाँ पे उसके अंदर चयापचय, श्वसन, वृद्धि सभी क्रियाएं होती है, अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में कौन सा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है? घुलनशील की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें कौन सा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे कौन सा द्रव्य है, कार्बोहाइड्रेट है जो घुलनशील होता है? प्रश्न नंबर 49, और इसके अंदर माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे कोशिका द्रव्य के अंदर घुलने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों, कोशिका द्रव्य में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? दोस्तों मैंने बताया था कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर यहाँ पे दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। एक तो होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, दोनों पदार्थ अलग अलग। कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे कितने परसेंट होते हैं? 81%। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 19% होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो कौन से होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। फास्फेट, कैल्शियम, सोडियम या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी होते हैं, वो कोशिका के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखें दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य होता है? दोस्तों कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज पोर्टर महोदय के द्वारा की गई है, उसका क्या कार्य होता है? अवयवों का संवहन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 51 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका में जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यहाँ पे उसका यहाँ पे ओवरऑल उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण कर संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में संग्रहित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इजी रहेगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का संग्रह है, पावर हाउस है कोशिका का, वो जो एटीपी के रूप में इकट्ठा करता है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखना है कोशिका की ऊर्जा इकट्ठी किस में होती है? वो एटीपी में, और वापस किस में होती है? तो वो एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके अंदर वापस मिलती है। तो प्रश्न नंबर 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का पावर हाउस और कोशिका के यहाँ पे ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? सूचनाओं का प्रवाह मतलब सूचनाएं लाने ले जाने का, जिसे अपन कोशिका का पोस्टमैन के नाम से भी जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 53 के अंदर।
प्रश्न नंबर 53 सही आंसर रहेगा दोस्तों आरएनए। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, वो कोशिका के अंदर क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का पोस्टमैन भी इसे अपन कहते हैं। कोशिका का पोस्टमैन वो आरएनए, ध्यान रखना डीएनए को नहीं आरएनए को कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किसे आत्महत्या की तेली कहा जाता है। दोस्तों आत्महत्या यानी सुसाइडल बैग के नाम से, जिसे अपन सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की तेली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की तेली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो कोशिका के अंदर जो कीटाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु, उसको मारने का कार्य करती है, फिर भी नहीं मरते तो खुद की थैली को फाड़कर 40 प्रकार के एंजाइम है उसको बाहर निकालती है, और इस क्रिया में ये खुद भी मरती है और कोशिका के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको भी मार देती है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो कोशिका की आत्मघाती सुसाइडल बैग है, जिसकी खोज डी दुबे महोदय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, निम्न में से किसका कार्य अंतर कोशिकीय पाचन करना होता है। कोशिका के अंदर ही पाचन का कार्य है वो किसके द्वारा यहाँ पे करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है, 55 के अंदर बताना है। पहले भी बताया दोस्तों मैंने, कोशिका का अंतः पाचन उपकरण है वो किसे कहा जाता है, तो कोशिका के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाती है उसको मारने का कार्य लाइसोसोम, तो लाइसोसोम है वो कोशिका का अंतः पाचन उपकरण यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 56 देखे दोस्तों, यहाँ पे किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री वह किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री वो किसे कहा जाता है। दो प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। साथ ही मैं अब प्रश्न पूछ रहा हूँ राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री है वो अपन केंद्र को कहते हैं। दोनों अंतरों को अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिका है जिसमें यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य की कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन अन्य कोशिकाएं भी होती है, जैसे मांसपेशी की कोशिका, हड्डी की कोशिका, मसल्स की कोशिका, ब्लड की कोशिका, तो कौन सी कोशिका है जिसमें यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों आरबीसी। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है ब्लड की, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों तो इसका कारण होता है केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ये क्या करती है, ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड के अंदर लेकर शरीर में जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, केंद्र के भीतर सूत्रवत रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है। यानी केंद्र के अंदर सूत्रवत मतलब धागे समान, सूत्र का मतलब धागा, धागे के समान क्या पाई जाती है, रचनाएं पाई जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। ये मान लो कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 58 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सूत्रवत रचनाएं गुणसूत्र क्रोमोसोम कहलाती है, जिसका खोज सबसे पहले वाल्डेयर महोदय के द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण है, हेरिडिटीज है, उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 में बताना है दोस्तों अपने को, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीन होती है जो गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। ये मान लो गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्रों के ऊपर ऐसे जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या करती है दोस्तों, जो आनुवंशिकता के लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, और जीन की खोज यहाँ पे जॉनसन महोदय के द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोशिका के अंदर 2 ही अंग होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, एक होता है केंद्रक और दूसरा होता है केंद्रक के बाहर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास डीएनए होता है। तो प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास यहाँ पे डीएनए स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, थोड़ा छोटा करता हूँ दोस्तों मैं इसको, थोड़ा छोटा करके ही आपको इसका ऑप्शंस दिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा इसको विजिबल के रूप में। देखिए दोस्तों यहाँ पे
क्वेश्चन रहेगा 61, निम्नलिखित कूटों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है अपने को यहाँ पे और फिर अपने को आंसर बताना है। लसिका पर्व, लसिकीय वाहिकाएं, दुग्ध वाहिकाएं और लिम्फोसाइट, और इस प्रकार अपने को यहाँ पे दे रखी है इनकी स्थिति, तो इनको अपने को यहाँ पे मिलाना है प्रश्न नंबर 61 के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, ध्यान रखना इसका बी ऑप्शन से होगा और ये अपने को यहाँ पे मिला लेना है। मतलब बी के अंदर तो कौन सा आएगा, 1 नंबर आएगा, बी में तो 1 नंबर आएगा, साथ ही में सी में 2 नंबर आएगा, सी में 2 नंबर आएगा, और डी में आएगा वो 3rd नंबर आएगा। डी है उसके अंदर यहाँ पे 3rd नंबर आएगा, और यहाँ पे ए है वो यहाँ पे 4 नंबर से रहेगा। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे इसको मैच कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों, निम्न में से एल्फा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है। एल्फा और बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों, आपको बता दूं, जो अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित होती है। अग्नाशय ग्रंथि से 3 कोशिकाएं होती है। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी है। तो यहाँ पे एल्फा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रावण करती है, प्रश्न नंबर 62। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ग्लूकागोन, जो एल्फा कोशिकाएं होती है वह ग्लूकागोन का यहाँ पे स्त्रावण करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, डेल्टा कोशिकाओं का द्वारा स्त्रावण कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण होता है दोस्तों, मैंने बताया है जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसे अपन एल्फा, बीटा और डेल्टा और गामा से संबंधित जानते हैं। तो यहाँ पे एल्फा अपन ने देखा है, एल्फा कोशिकाएं क्या करेगी, ग्लूकागोन। बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन का हार्मोन का स्त्रावण करती है। साथ ही में डेल्टा कोशिकाएं होती है वो किसका स्त्रावण करती है, प्रश्न नंबर 63। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेल्टा कोशिकाएं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है, इसका यहाँ पे स्त्रावण करेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखें दोस्तों, बीटा कोशिकाएं स्त्रावण करती है। दोस्तों मैंने अभी बताया है बीटा कोशिकाएं किसका करेगी, तो एल्फा अपन ने देखा था ग्लूकागोन। डेल्टा कोशिकाएं होती है वो सोमेटोस्टेटिन का। ग्लूकागोन किसका कौन करेगी, तो वो यहाँ पे एल्फा कोशिकाएं होती है। डेल्टा कोशिकाएं होती है वो किसका, सोमेटोस्टेटिन। और साथ में जो बीटा कोशिकाएं होती है मैंने शुरू में बताया था किसका, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करेगी। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 65, एप कोशिकाओं द्वारा किसका स्त्रावण किया होता है। एप कोशिकाएं वो अपने यहाँ पे बताना है। एल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 प्रकार की कोशिकाएं अग्नाशय से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर 65 बताना है। दोस्तों मैंने बताया भी था ग्लूकागोन ये कौन सी, एल्फा कोशिका, इंसुलिन बीटा कोशिका, सोमेटोटिन डेल्टा कोशिका, और अग्नाशय पेप्टाइड ये किसके द्वारा, एप कोशिकाओं से, ना कि एल्फा, एप कोशिकाओं से होती है स्त्रावण, ये अपने क्या पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, एक घटक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन है। कौन सा घटक है जो सभी जीवित कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है और ऊर्जा यानी एनर्जी की जितनी भी प्रोसेस होती है उसके अंदर महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 66 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एटीपी। एटीपी होता है वो सभी ऊर्जा जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, इनमें से जीवन का निर्माण खंड किसे कहा माना जाता है। जीवन का निर्माण खंड है वो किसे कहा जाता है। इजी रहेगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है तो जीवन का निर्माण खंड, जीवन का आधार किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी इसे अपन कहते हैं, तो यह भी जीवन का निर्माण खंड कहलाएगा, कोशिका कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। दोस्तों मैंने बताया था शुरू के अंदर ही कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर है वो कौन सा यहाँ पे रहेगा। कंट्रोलर मैनेजर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो कोशिका के संपूर्ण कोशिका पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न नंबर 68 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्रक। न्यूक्लियस होता है वो केंद्रक होता है, वो कोशिका की समस्त क्रियाओं पे कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखें दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रमुख भूमिका निभाता है अनुश्वसन प्रक्रिया और किसके अंदर निभाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रमुख भूमिका निभाता है किसमें, अनुश्वसन के अंदर, और किसमें निभाता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 69 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चयापचय, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वो श्वसन क्रिया और चयापचय मेटाबॉलिज्म के कार्य के अंदर ध्यान रखना है। जो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखें दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल के लिए निम्न लिए कौन कौन से आयन कोशिका से अंदर बाहर जाते आते हैं। एक्शन पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन कौन से आयन होते हैं वो कोशिका से अंदर एवं बाहर जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब होता है कोशिका की जो क्रिया है उसको बनाए रखने के लिए, कोशिका की जो अंदर की क्रिया है उसको बनाए रखने के लिए कौन से आयन होते हैं जो कोशिका से अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 70 की बात कर रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम होता है वो और पोटेशियम है, वो दोनों के दोनों आयन होते हैं जो कोशिका की क्रियाओं को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के चयापचय का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है, क्या दर्शाती है वो अपने क्या पता है। शरीर पर जो बढ़ा हुआ रक्त का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, और जो कोशिका के अंदर जो चयापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया है उसके बढ़ने से क्या अपने को प्रभाव दिखेगा। प्रश्न नंबर 71 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा, यानी गर्म शरीर अपने को यहाँ पे महसूस होने लगेगा, ऊष्मा अपने को यहाँ पे महसूस हो जाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। कोशिका का कौन सा अंग है जिसे अपन सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 72 में। डिस्पोजल का अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए दोस्तों यहाँ पे, तो इसे अपन मर्त के नाम से या व्यर्थ के नाम से बता दें तो प्रश्न नंबर 72 सही आंसर रहेगा लाइसोसोम है, वो जिसे अपन आत्मघाती थैली भी कहते हैं, तो ये कोशिका का डिस्पोजल गार्बेज सेलुलर कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, यानी सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है। दोस्तों ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये साइड में बाहर की जो भित्ति होती है और दोनों तरफ अंदर और बाहर की तरफ एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रश्न नंबर 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई होती है, जिसे अपन स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना स्टार्च भी चीज अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका अपन ने देखी थी वो कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब पूछी है सबसे लंबी शरीर की, शुरू में मैंने बताया था दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 74 और जो सही आंसर रहेगा तो शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो यहाँ पे न्यूरो सेल्स यानी तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरो सेल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में पुरुष व स्त्री की युग्म कोशिकाओं को क्या कहते हैं, यानी मेल और फीमेल की जो जॉइंट्स यहाँ पे सेल्स होती हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं। जॉइंट सेल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन यहाँ पे गैमेट्स, ध्यान रखना गैमेट्स के नाम से जानते हैं। मेल और फीमेल की जो युग्म जॉइंट कोशिकाएं होती है उसे अपन गैमेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, कोशिका के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोशिका विभाजन जिसे अपन कोशावाद के नाम से जानते हैं, कोशावाद जो किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी इसे अपन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 में बताना है, कोशिका के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया अपन माइटोसिस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसे अपन माइटोसिस के नाम से जाना जाता है, इसे कोशावाद भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये 76 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे, इंपॉर्टेंट अपन ये क्वेश्चन देखें। अब अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं।
तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। गेम्स का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फुटबॉल में गोल की चौड़ाई होती है। दोस्तों फुटबॉल में जो गोल की पोस्ट है, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 1 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, गोल की जो चौड़ाई रहेगी वो यहाँ पे मीटर्स के अंदर बात करनी है, 7.32 मीटर, 7.32 मीटर यहाँ पे चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 2 देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे अब पहले तो अपन ने देखी थी चौड़ाई, तो चौड़ाई तो कितनी थी 7.32 मीटर, लेकिन यहाँ पे अब ऊंचाई पूछी गई है गोल पोस्ट की, वो यहाँ पे कितनी रहेगी प्रश्न नंबर 2 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.44 मीटर है वो यहाँ पे ऊंचाई रहेगी, जो लगभग 8 फीट के लगभग आती है, ध्यान रखना 8 फीट के लगभग ऊंचाई रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ जिसे अपन फीफा के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फीफा के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे गठन किस वर्ष हुआ है प्रश्न नंबर 3 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ जिसका फीफा के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, संतोष ट्रॉफी संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी बहुत बार पूछी जाती है, किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। और संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है वो लेटेस्ट 2023 के अंदर कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। और दोस्तों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित रहेगी, जिसकी शुरुआत भी ध्यान रखना है 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगी संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर ना दे दोस्तों, प्लीज़ यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर ना दे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर दे, डिसिप्लिन बनाए रखे दोस्तों आप। तो सुब्रतो कप है वो किस खेल से संबंधित है प्रश्न नंबर 5, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ही रहेगा सुब्रतो कप, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों, DCM ट्रॉफी का संबंध है, DCM ट्रॉफी है वो किससे संबंधित रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। DCM दोस्तों यहाँ पे DCM ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे रहेगा प्रश्न नंबर 6, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगी DCM ट्रॉफी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। भारत की बात कर रहे हैं, उसका सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप या फेडरेशन कप। प्रश्न नंबर 7 बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा, भारत का सबसे प्राचीनतम जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो यहाँ पे डूरंड कप रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिसकी शुरुआत 1888 से संबंधित रहेगी, 1888 से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है, लेकिन विश्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे FA कप, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों फीफा जो विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1904 के अंदर हुई थी, और मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है वो फीफा का यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा, इसका मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10, भारतीय फुटबॉल संघ का गठन कब हुआ। दोस्तों भारतीय फुटबॉल संघ की बात कर रहे हैं, वो इसका गठन कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन मैंने फीफा का बताया था 1904 में, लेकिन भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन यहाँ पे 1937 के अंदर भारतीय फुटबॉल संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11,
फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? दोस्तों फुटबॉल को ओलंपिक के अंदर है वो कब शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 11। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1908 के लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल किया गया था, क्योंकि 1904 में जो फीफा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का गठन और फिर उसके 4 साल बाद ही ओलंपिक के अंदर 1908 लंदन में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12। फुटबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है एशियाई खेलों में जो 1951 में पहली बार एशियाई खेल शुरुआत हुई थी उसी समय उसको फुटबॉल को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, फुटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नेशनल ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, उसको किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 13 बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल की जो नेशनल ट्रॉफी होती है पुरुष से संबंधित उसको अपन संतोष ट्रॉफी के नाम जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। और संतोष ट्रॉफी 2023 से संबंधित इसका विजेता रहेगा वो यहाँ पे कर्नाटक रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14। बीसी राय ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? बीसी राय, सबसे पहले तो बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित रहेगी, लेकिन ये किसे प्रदान की जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 14 के अंदर। और सही आंसर रहेगा तो बीसी राय है वो यहाँ पे राष्ट्रीय जूनियर जो गेम्स होते हैं फुटबॉल से संबंधित उनको यहाँ पे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? नेशनल सब जूनियर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी वो नेशनल सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को दी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी फुटबॉल की अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है? अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फुटबॉल के अंतर विद्यालय स्कूली गेम्स के इंटर स्कूल गेम्स की बात कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 16 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सुब्रतो कप है वो ध्यान रखना है। अंतर विद्यालय फुटबॉल की प्रतियोगिता है जो स्कूली से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? नेशनल वुमेन्स के लिए है वो यहाँ पे विजेता है फुटबॉल के अंदर, कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 17 दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेगम हजरत महल ट्रॉफी। राष्ट्रीय महिला की जो विजेता ट्रॉफी रहेगी फुटबॉल से संबंधित वो यहाँ पे रहेगी दोस्तों यहाँ पे बेगम हजरत महल ट्रॉफी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देगा दोस्तों, फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है वो अपने को पता। फुटबॉल के जो गोल पोस्ट है उसकी लंबाई चौड़ाई अपन ने देख ली। इसकी यहाँ पर चौड़ाई 7.32 मीटर रहेगी। ऊंचाई अपन ने देखी थी वो यहाँ पे ऊंचाई अपन ने देखी थी 2.66 मीटर ही अपन ने देखी थी। तो यहाँ पे अब इसका ग्राउंड का मेजरमेंट देखना है अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबाई पहुँची जाए तो 100 से 130 गज इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई है वो यहाँ पे कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना। अब देखिए दोस्तों ये फुटबॉल का मान लो ग्राउंड हो गया, तो इसकी अपन ने यहाँ पे लंबाई देख ली 100 से 130 गज लंबाई। अब चौड़ाई पहुँची गई है प्रश्न नंबर 19 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 50 से 100 गज है वो यहाँ पे क्या रह सकती है, इसकी चौड़ाई रह सकती है। तो लंबाई और चौड़ाई अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदान का आदर्श माप कितना होता है? दोस्तों इंटरनेशनल पर जो स्टैंडर्ड फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसकी अपन अपने को माप बतानी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे मैदान की, वो कितनी होती है? अपन ने देखा है लंबाई 100 से 130 और चौड़ाई 50 से 100 होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कितनी होती है प्रश्न नंबर 20 की
तो यहाँ पे वो रहने वाली है 120 से 80 गज। ध्यान रखना 120 से 80 गज, 120 गज यहाँ पे लंबा और 80 गज चौड़ा वो स्टैंडर्ड ग्राउंड यहाँ पे फुटबॉल का होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, फुटबॉल मैदान के केंद्रीय वृत्त का माप कितना होता है? सेंटर सर्किल की बात कर रहे हैं अपन। फुटबॉल के अंदर जो सेंटर सर्किल होता है, ये अपना ग्राउंड हो गया और ये इसकी यहाँ पे सेंटर लाइन, इसमें होता है सेंटर सर्किल। इस सेंटर सर्किल की यहाँ पे माप अपने को यहाँ पे बतानी है प्रश्न नंबर 21 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो सेंटर सर्किल होता है प्रश्न नंबर 21 में, वो यहाँ पे 10 गज, ध्यान रखना है 10 गज का इसका व्यास होता है, माप होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, फुटबॉल में पेनल्टी एरिया माप है। पेनल्टी एरिया की बात कर रहे हैं अपन। फुटबॉल के अंदर जो पेनल्टी एरिया की माप होती है वो कितनी होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22, पेनल्टी एरिया की जो माप होती है वो 44 × 18 गज यहाँ पे रहेगी। शारीरिक शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट की एंड लाइन से दूरी कितनी होती है? पेनल्टी स्पॉट होता है जो पेनल्टी का सिग्नल होता है, उससे एंड लाइन की यहाँ पे दूरी कितनी होती है? प्रश्न नंबर 23 बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनल्टी स्पॉट्स यहाँ पे जो एंड लाइन है इसकी यहाँ पे दूरी यहाँ पे रहने वाली है, वो ध्यान रखना है 12 गज यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, फुटबॉल मैदान में गोल एरिया कितना होता है? दोस्तों गोल एरिया की बात कर रहे हैं, फुटबॉल मैदान के अंदर गोल एरिया कितना होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 इंपोर्टेंट रहेगा, गोल एरिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल एरिया होता है फुटबॉल के अंदर यहाँ पे वो 20/6 गज, 20 × 6 गज यहाँ पे गोल एरिया रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जो बॉल होती है उसका यहाँ पे वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल की ये दोस्तों मान लो बॉल हो गई, तो इस बॉल का अपने को यहाँ पे वजन बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 410 से लेकर 450 ग्राम, 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक है फुटबॉल का वजन हो सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, फुटबॉल गेंद की परिधि यानी जो सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये फुटबॉल की बॉल हो गई और ये इसकी परिधि है वो कितनी है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 में बॉल की जो परिधि होती है वो 68 से 70 सेंटीमीटर, 68 to 70 सेंटीमीटर यहाँ पे बॉल की परिधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, डूरंड कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों भारत के अंदर सबसे प्राचीन फुटबॉल की प्रतियोगिता कौन सी है? तो डूरंड कप है। मैंने बताया था शुरू के अंदर इसका प्रारंभ कब हुआ था, प्रश्न नंबर 27। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1888 यानी 1888 जो भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, कौन सी प्रतियोगिता का संबंध फुटबॉल से है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता है जिसका संबंध फुटबॉल से है? दोस्तों मर्डेका कप है। ये शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया था कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मर्डेका कप, रोवर्स कप और FA कप जो विश्व की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा जो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, IFA शील्ड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पे IFA ध्यान रखना है, IFA शील्ड कप है वो किससे संबंधित है यहाँ पे रहेगी। प्रश्न नंबर 29 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता IFA शील्ड यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल खेल में कुल कितने नियम होते हैं? फुटबॉल के अंदर कुल टोटल नियम्स कितने हैं? फीफा के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो फीफा विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल फेडरेशन है 1904 में शुरुआत हुई थी, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18 नियम होते हैं। फीफा रूल्स बुक के अंदर यहाँ पे 18 नियम यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, फुटबॉल खेल की कुल समय अवधि है, वो टाइम ड्यूरेशन है, वो यहाँ पे कितना रहेगा, वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 31। तो चले दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर रहेगा 90 मिनट, यानी 45 मिनट के यहाँ पे फुटबॉल के अंदर 2 हाफ होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात भी गोल स्कोर बराबर हो तो मैच के परिणाम हेतु कितनी पेनल्टी शूट प्रत्येक टीम को दी जाती है। यानी अगर गेम्स खेल रहे हैं तो वो बराबर हो गया, फिर अतिरिक्त समय देंगे फिर भी बराबर हो गया। अब इसका रिजल्ट किस प्रकार, कितनी पेनल्टी शूट आउट के आधार पर निकाला जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 32 में तो प्रत्येक टीम को है ध्यान रखना है 5-5 शूट आउट यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर रिजल्ट निकाला जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 33, पेनल्टी शूट के बाद मैच का निर्णय प्राप्त करने के लिए रेफरी द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों मान लो मैच खिला रहे हैं, टोटल टाइम हो गया, अतिरिक्त समय भी दे दिया, फिर भी मैच बराबर हो गया, तो अपन क्या निकालेंगे, 5-5 शूट आउट देंगे, 5-5 शूट पेनल्टी शूट आउट देंगे। फिर भी अगर 5-5 शूट आउट देने के बाद भी मैच फिर बराबर रहता है, तो फिर अपन किसका प्रयोग करते हैं प्रश्न नंबर 33 के अंदर, तो वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, सडन डेथ का प्रयोग करते हैं। सडन डेथ के द्वारा रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, फुटबॉल मैच में अधिकतम कितने खिलाड़ी स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना। फुटबॉल के अंदर प्लेइंग कितने होते हैं, 11 प्लेइंग होते हैं, अंदर खेलते हैं, लेकिन स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं वो कितने हो सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 34 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 खिलाड़ी। फुटबॉल के अंदर है 3 खिलाड़ी ही चेंज हो सकते हैं, इसके बाद खिलाड़ी के लग जाती है तो चेंज नहीं हो सकता, वो बाहर ही बैठेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, फुटबॉल मैच प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ियों की मैदान पे होने चाहिए। दोस्तों मैदान में खेलते कितने, 11, लेकिन कम से कम कितने खिलाड़ी भी खेल सकते हैं जिससे मैच स्टार्ट किया जा सके। यानी मैक्सिमम अपन पता लग गया 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं एक टीम के अंदर, प्लेइंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे कम से कम कितने खिलाड़ी भी हैं तो भी मैच चालू किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 35 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कम से कम अगर 7 खिलाड़ी भी होते हैं तो मैच शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस प्रकार करते हैं, जैसे अपन बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल में अपन जंप बॉल के द्वारा करते हैं, साथ ही में हैंडबॉल होती है, उसमें अपन थ्रो ऑफ के द्वारा अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन प्रश्न नंबर 36 के अंदर बताना है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा किक ऑफ के द्वारा। किक ऑफ के यानी किक ऑफ के द्वारा अपन गेम का प्रारंभ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, फुटबॉल में चेतावनी के लिए किस रंग का कार्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कार्ड का प्रयोग करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी अपन वार्निंग देते हैं, वार्निंग के लिए कौन से कलर का कार्ड यूज करेंगे, प्रश्न नंबर 37 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे येलो यानी पीला कार्ड का प्रयोग अपन वार्निंग के अंदर फुटबॉल के लिए करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, फुटबॉल खेल का प्राचीनतम नाम हरफास्टिन कहाँ था। यानी सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, हरफास्टिन किसका नाम है, तो फुटबॉल का प्राचीन नाम है, लेकिन ये कहाँ है वो अपने यहाँ पे बताना है, 38 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हरफास्टिन मिस्र के अंदर फुटबॉल का प्राचीन नाम रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, फुटबॉल खेल को अधिक ओलंपिक खेलों में पहली बार कब अनाधिकृत तौर पर खेला गया। अनाधिकृत के मतलब उसको यहाँ पे ऑफिशियल तौर पर माना नहीं गया था, वैसे अपन ने देखा है 1908 के अंदर खेला था फुटबॉल को पहली बार, लेकिन प्रश्न नंबर 39 के अंदर यह बताना है अनाधिकृत तौर पर इस कब खेला गया था, तो प्रश्न नंबर 39 और सही आंसर रहेगा सन 1900 को जो पेरिस ओलंपिक है उसमें पहली बार खेला गया था, लेकिन बाद में 1908 के लंदन ओलंपिक में इसको अधिकृत रूप से मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, ओलंपिक खेलों में महिला फुटबॉल स्पर्धा को कब शामिल किया गया था। पुरुष फुटबॉल स्पर्धा अपन ने देख ली है, 1904 में शुरू की गई थी, 1900 में,
फिर उसके बाद में 1908 के लंदन ओलंपिक में अपन कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन महिला स्पर्धा की बात कर रहे हैं अपन प्रश्न नंबर 40 की बात। और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 40 के अंदर महिला स्पर्धा है फुटबॉल की, उसको अपन 1996 के अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, 22वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों ये फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो चुका है और कहाँ हुआ है, इसमें जीता कौन है, तो अर्जेंटीना जीता है। करंट का प्रश्न भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकंड इसमें फ्रांस रहा है। और कहाँ पर हुआ है, 22वें क्रम का है, तो कतर दोहा के अंदर इसमें आयोजन किया गया है जो 22वें क्रम का है। और अब जो लेटेस्ट 23वें क्रम का आयोजन होगा वो कहाँ किया जाएगा, 2026 के अंदर। तो उसका आयोजन ध्यान रखना 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, कौन से ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने प्रथम बार भाग लिया था। कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार भाग लिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 में। और सही आंसर है 1948 का लंदन ओलंपिक है, उसमें पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम ने पार्टिसिपेट ओलंपिक के अंदर किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने फुटबॉल में चौथा स्थान प्राप्त किया था और अब तक का सबसे अच्छा फुटबॉल परफॉर्मेंस भारत का रहा है। प्रश्न नंबर 43 में बताना है दोस्तों, भारत ने पहली बार 1948 में भाग लिया, लेकिन भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और चौथे स्थान पर रहा, तो वो 1956 का मेलबर्न ओलंपिक था, जिसमें बुल्गारिया से हार कर, ध्यान रखना किससे, बुल्गारिया से हार कर चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक का भारत का फुटबॉल के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कब किया गया था, वो अपने क्या पे बताना। फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहे हैं अपन, जो लेटेस्ट अपन 2022 के अंदर कतर दोहा के अंदर हुआ है, लेकिन प्रथम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1930 के अंदर उरुग्वे के अंदर आयोजित किया गया था और इसको जीता भी किसने था, तो वो उरुग्वे के द्वारा ही जीता गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, फुटबॉल खेल में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं होता है। फुटबॉल के अंदर यहाँ पे कौन सा ऑफिशियल्स नहीं होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 45 के अंदर। रेफरी, सहायक रेफरी, स्कोरर या फिर टाइम कीपर। सही आंसर रहेगा दोस्तों टाइम कीपर इसमें नहीं होता है, बल्कि जो रेफरी होता है वो खुद ही टाइम कीपर होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल की अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है। फुटबॉल की जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। सुब्रतो कप जो अंतर स्कूली विद्यालय है, अंतर स्कूली विद्यालय, उसे अपन सुब्रतो कप के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी कप है, वो यहाँ पे फुटबॉल का किससे अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है। फुटबॉल के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 61 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 47 में, वो ध्यान रखना है पीके बनर्जी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पहला खिलाड़ी यहाँ पे फुटबॉल के अंदर रहेगा। प्रश्न नंबर 48, फुटबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन। दोस्तों सबसे पहला खिलाड़ी फुटबॉल के अंदर अर्जुन पुरस्कार पीके बनर्जी 1961 में, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पहला अर्जुन पुरस्कार किससे मिला था, प्रश्न नंबर 48 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मगन सिंह राजवी है, ध्यान रखना राजवी, उसको यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखें दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किसका संबंध यहाँ पे फुटबॉल से रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 49 के अंदर। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को जो भी नए स्टूडेंट दोस्त जुड़ते हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किसका संबंध फुटबॉल से, तो ऑफ साइड है वो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगा। ऑफ साइड फुटबॉल की शब्दावली यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, फुटबॉल के प्रथम क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई। फुटबॉल का प्रथम क्लब है वो, इसकी स्थापना कब हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 50 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब वो एफए क्लब है, ध्यान रखना। और भारत जो फुटबॉल का सबसे
प्रथम क्लब है भारत के अंदर वो 1857 का शेफील्ड क्लब है, ध्यान रखना 1857 में शेफील्ड क्लब है वो यहाँ पे फुटबॉल का क्लब रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, फुटबॉल खेल में जब अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है। खूब अपन ने देखा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो अगर अतिरिक्त समय के बाद में रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर रेफरी किस प्रकार इसको करेगा, प्रश्न नंबर 51 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनल्टी किक के द्वारा। यहाँ पे 5-5 पेनल्टी किक दोनों टीमों को मिलती है, फिर भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो सडन डेथ के द्वारा अपन इसका रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, चीन में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता है। चीन में फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है। अभी देखा था हरपास्टिन किस में जाना जाता है, तो मिस्र में खेल फुटबॉल को हरपास्टिन के नाम से जानते हैं। और चीन में यहाँ पे फुटबॉल को किस नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 52 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूचू। चीन में फुटबॉल को सूची के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, जापान में फुटबॉल को खेल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जापान में है वो फुटबॉल खेल को किस नाम से जानते हैं। मिस्र में अपन ने हरपास्टिन, चीन में अपन ने सूचू, और प्रश्न नंबर 53 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जापान के अंदर फुटबॉल को किस नाम से जानते हैं, तो वो केमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 देगा दोस्तों, फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है। फुटबॉल में जो मैदान है, मैदान की रेखाएं होती है दोस्तों, ये फुटबॉल का मान लो मैदान है, और इस मैदान की जो रेखाएं होती हैं इनका यहाँ पे कितनी मोटाई रहेगी, प्रश्न नंबर 54 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यहाँ पे फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, फुटबॉल में अतिरिक्त समय का खेल कितने समय का होता है। दोस्तों 45 मिनट का अपन ने देखा है, फुटबॉल का टोटल 90 मिनट का गेम होता है। उसके बाद में अतिरिक्त समय का कितना मैच और करवाया जाता है, प्रश्न नंबर 55 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 मिनट। 30 मिनट का फुटबॉल के अंदर अतिरिक्त समय का मैच करवाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, ओलंपिक खेल 1948 में भाग लेने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे। यानी सबसे पहले भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक के अंदर कब भाग लिया था, तो वो 1948 के अंदर लंदन ओलंपिक के अंदर लिया था। लेकिन उसके टीम कैप्टन कौन थे वो अपने क्या पे बताना है, प्रश्न नंबर 56 में बताना है। और भारतीय टीम के कैप्टन वहाँ पे टी.ओ. थे, ध्यान रखना कौन थे, टी.ओ. भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है। दोस्तों ऑफ साइड किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, और अगर उसमें रेफरी ऑफ साइड का फाउल दे देता है तो फिर क्या निर्णय मिलेगा विपक्ष टीम को, वो अपने क्या पे बताना है, 57 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों विपक्ष टीम को फ्री किक का ऑप्शन मिलेगा। ऑफ साइड में विपक्ष टीम होती है उसको फ्री किक मिलेगा, यानी सिर्फ उसके अंदर क्या रहेगा, जो गोल पोस्ट है उसमें सिर्फ यहाँ पे गोल कीपर रहेगा, बाकी सामने कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे किक मारने वाला खिलाड़ी रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 देखें, सहायक रेफरी का कर्तव्य होता है। दोस्तों फुटबॉल के अंदर जो रेफरी होता है मेन, इसके साथ में सहायक रेफरी भी होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, 58 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 से आंसर रहेगा दोस्तों ऑफ साइड का जो निर्णय दिया जाता है वो सहायक रेफरी के द्वारा ही दिया जाता है, ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 रहेगा, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था। दोस्तों रोम ओलंपिक कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ध्यान रखना 1960। और भारत ने आखिरी बार ओलंपिक के लिए फुटबॉल में कब क्वालिफाई किया था, तो वो 1960 में किया था। इसके बाद भारत ने कभी भी आज तक 2022 तक टोक्यो ओलंपिक तक भी कभी भी क्वालिफाई नहीं किया है, सिर्फ 1960 में लास्ट बार किया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 59 के अंदर पी.के. बनर्जी, ध्यान रखना पी.के. बनर्जी थे, वो यहाँ पे क्या थे 1960 में रोम ओलंपिक की भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जाते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे एक भी टाइम आउट नहीं लिया जा सकता। अगर किसी खिलाड़ी के लगती है तो सिर्फ रेफरी ही खुद रोकता है, बाकी कोई खिलाड़ी टाइम आउट नहीं ले सकते। और जो खिलाड़ी बीच बीच में इंजर्ड होते हैं रेफरी रोकता है। इसके लिए अतिरिक्त 30 मिनट का अपन अतिरिक्त समय दे के गेम को खिलवाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61। फुटबॉल का मूलभूत कौशल इनमें से नहीं है। कौन सा यहाँ पे फुटबॉल का कौशल नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो अपने का यानी किक करना, हेडिंग करना, स्पाइकिंग करना, ड्रिबलिंग करना, कौन सा नहीं रहेगा? 61 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 सही आंसर रहेगा स्पाइकिंग। ये फुटबॉल का नहीं है बल्कि ये वॉलीबॉल का रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वॉलीबॉल का रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। संतोष ट्रॉफी का सर्वाधिक बार विजेता किसके द्वारा जीता गया है? संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी, मैंने बताया था खूब बार। और इसका सर्वाधिक बार किसने जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में तो लेटेस्ट 2023 किसने जीता है उसका अगर आपको जानना है तो आप करंट अफेयर्स की वीडियो दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख ले एक बार। प्रश्न नंबर 62 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल है वो फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी की सर्वाधिक बार विजेता रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप खूब बार प्रश्न पूछा जाता है तो ये फुटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी किक में खिलाड़ी सीधे गोल करेगा वह मान्य नहीं होगा? कौन सा किक है जिससे खिलाड़ी अगर सीधा गोल कर दे तो वो मान्य नहीं है? पेनल्टी किक, कॉर्नर किक, फ्री किक या इनडायरेक्ट किक? 64 के अंदर बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इनडायरेक्ट किक के द्वारा अगर खिलाड़ी डायरेक्ट गोल कर देता है तो वो मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65। फुटबॉल में हवा में गति करती हुई बॉल को सीधे प्रहार करने को क्या कहा जाता है? हवा के अंदर गति कर रही है और फिर अपन सीधा प्रहार कर देते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 65 बताना है। और सही आंसर रहेगा तो उसे अपन वॉली के नाम से जानते हैं। सीधा किक करता तो उसे अपन वॉली के नाम से जानते हैं। तो वॉली शब्द किससे रहेगा? फुटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66। पेनल्टी किक के दौरान गोलकीपर तथा किक करने वाले के अलावा सभी खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े रहते हैं? पेनल्टी किक लगानी है तो उसमें जो गोलकीपर हो गया और साथ में किक लगाने वाला सामना खिलाड़ी हो गया, तो उन दोनों के अलावा कितने दूरी पर सभी खिलाड़ी खड़े रहेंगे? प्रश्न नंबर 66 में बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सभी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी 10 गज की दूरी पे यहाँ पे खड़े रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67। विश्व कप फुटबॉल में अधिकतम गोल करने पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं फुटबॉल से। वर्ल्ड कप के बाद में जो सबसे ज़्यादा गोल करता है तो कौन सा यहाँ पे अवार्ड देते हैं? जिस प्रकार 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा गोल किया था फीफा विश्व कप में एम्बापे के द्वारा, एम्बापे ने की थी, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? प्रश्न नंबर 67 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68। विश्व कप फुटबॉल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों गोलकीपर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो 2022 फीफा विश्व कप में भी दिया गया था। अगर नहीं देखा है तो करंट अफेयर्स की वीडियो देख लिए कल प्ले लिस्ट में जाकर, सभी आपको अवार्ड पता लग जाएंगे। 68 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान रखना गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड यहाँ पे गोलकीपर को दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? फीफा विश्व कप की बात कर रहे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? 69 के बताना है दोस्तों आप। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल्डन बॉल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों फीफा विश्व कप 2018 जो कहाँ हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। और जीता किसने था? फ्रांस ने।
क्रम कौन सा था, तो वो ध्यान रखना है 21वें क्रम का था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे लुक्का मेड्रिक को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है। शुरू में मैंने बताया था दोस्तों कि टाइम कीपर नहीं होता है, बल्कि कौन कार्य करता है टाइम कीपर का ही। तो प्रश्न नंबर 71 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों रेफरी होता है, जो मैच के अंदर होता है मैदान के अंदर, वही रेफरी है, टाइम कीपर का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, 21वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। 21वें अभी जो लेटेस्ट 2022 के अंदर हुआ था कतर दोहा में, वो 22वें क्रम का था। इससे पहले 21वें क्रम का 2018 के अंदर हुआ था, जिसने फ्रांस के द्वारा जीता गया था। और कहाँ हुआ था मैंने बताया था प्रश्न नंबर 72 के अंदर, वो यहाँ पे रूस के अंदर यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73, 21वें फुटबॉल विश्व कप है दोस्तों, अपने को दोनों को जोड़ के हुए पढ़ना है, 21वें और 22वें। 21वें फुटबॉल विश्व कप 2018 में विजेता राष्ट्र कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी 2022 के अंदर जो 22 हुआ है वो उसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना है, जो तीसरी बार जीता है, ध्यान रखना है तीसरी बार। और यहाँ पे 21 के अंदर कौन जीता था, तो फ्रांस के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, और क्रोएशिया है वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष से मनाया जाने लगा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 74 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों साल 2014, सन 2014 से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे रोवर्स कप है वो किस खेल से संबंधित है, शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता, यहाँ पे रोवर्स, FA कप, यूरो कप, फीफा कप ये संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न हमारे यहाँ पे 76 के अंदर बताना है यहाँ पे यूरो कप किस खेल से संबंधित है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यूरो कप है वो फुटबॉल से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये अपन ने 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित कंप्लीट किए हैं। तो आज की क्लास में कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें। साथ में कितना स्कोर आपने किया है लगभग 130 क्वेश्चंस में, तो आप वो भी शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाए दोस्तों। और कल सुबह 9 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जीके से संबंधित, उसमें भी आप जरूर जुड़े। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह मॉर्निंग के अंदर 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।